एक बार माता पार्वती ने महादेव से 3 प्रश्न पूछे। प्रभु, संसार में सबसे कोमल, सबसे नरम स्थान कौन सा है? दूसरा, प्रभु, संसार में मीठे शरबत से भी अधिक मीठा कौन सा पेय पदार्थ है? और तीसरा, कि किन आदतों के चलते इंसान निर्धन अथवा धनवान बनता है? महादेव ने क्या उत्तर दिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि शिव पुराण में भी सूत जी कहते हैं कि महादेव की कथा को सुनने व सुनाने से सारे कष्टों और पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो महादेव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। वह व्यापार के लिए दूर दूर देशों में जाया करता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। उसकी 3 पुत्रियां थीं। वह तीनों से ही अत्यधिक प्रेम करता था। एक बार सेठ व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश जाने वाला था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी 3 प्यारी पुत्रियों के लिए विदेश से उपहार लाना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या लाऊं? तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारी पुत्रियां बड़ी हो गई हैं, उनकी अपनी पसंद और नापसंद है, आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते उन्हें क्या चाहिए? यह सुनकर सेठ ने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं अपनी पुत्रियों से ही पूछता हूँ। तो सेठ ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री को बुलाया और उससे पूछा, पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। यह सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुत्री के सर पर प्रेम से हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लाऊं? पुत्री ने कहा, पिताजी, अगर आप लाना ही चाहते हैं तो मेरे लिए हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ एक आईना ले आना। पिताजी ने कहा, ठीक है पुत्री, अब अपनी मझली बहन को भेज दो। जब मझली पुत्री आई तो सेठ ने उससे भी वही प्रश्न किया, पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? तो वह बोली, पिताजी, मैं तो अपने ईश्वर से भी अधिक आपसे प्रेम करती हूँ। यह सुनकर सेठ की छाती हर्ष से चौड़ी हो गई। उसने कहा, पुत्री, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लाऊं? उसने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए हीरों का जड़ा एक हार ले आइए। सेठ ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और अपनी छोटी बहन को भेजो। जब सबसे छोटी पुत्री आई तो सेठ ने उससे भी पूछा, पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? तो उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना भोजन में नमक होता है, यानी कि एक चुटकी भर। यह सुनकर सेठ का मन बहुत दुखी हो उठा कि उसकी पुत्री उसकी तुलना नमक से कर रही है, वह भी चुटकी भर। सेठ ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद उपहार लाऊं, पर तुम तो मुझे नमक के समान समझती हो, वह भी चुटकी भर। तुम्हारे लिए अब मैं कोई उपहार नहीं लाऊंगा, जाओ यहाँ से। छोटी बेटी वहाँ से चुपचाप चली गई। इसके बाद सेठ व्यापार के लिए विदेश चला गया और 1 वर्ष के बाद लौटा। उसने अपनी दोनों पुत्रियों के लिए उनका मनपसंद उपहार लाया था, परंतु वह छोटी पुत्री के लिए कुछ नहीं लाया। दोनों बड़ी बेटियां उपहार पाकर बहुत खुश थीं। छोटी पुत्री उन्हें खुश देखकर ही खुश हो गई। इसके बाद से सेठ अपनी छोटी पुत्री की हर बात पर उपेक्षा करता। वह अपने पिता के स्नेह से वंचित सी हो गई थी। एक दिन एक राजकुमार वहाँ से गुजर रहा था। उसे प्यास लगी तो वहीं उसे सेठ का घर दिखाई दिया और वो वहाँ आ गया। सेठ ने राजकुमार को पहचान लिया और उसकी खूब आवभगत की। सेठ की 3 बेटियों ने भी आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। राजकुमार को सेठ की सबसे छोटी कन्या बहुत गुणी व सुंदर लगी। उसने सेठ से उसके साथ विवाह करने की इच्छा जताई। तो सेठ ने कहा, राजकुमार, पहले सबसे छोटी कन्या का विवाह कैसे हो सकता है? आप मेरी बड़ी बेटी से विवाह कर लीजिए, वह भी बहुत गुणी और बुद्धिमान है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, इसका फैसला तो मेरे पिताजी ही करेंगे। आप अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मेरे साथ राजमहल भेज दें। मेरे पिता यानी कि इस राज्य के महाराज ही इसे परख कर निर्णय लेंगे। यह सुनकर सेठ ने अपनी बड़ी पुत्री को राजकुमार के साथ राजमहल जाने की अनुमति दे दी। राजमहल का वैभव देखकर सेठ की बड़ी पुत्री भौचक्की रह गई। राजकुमार ने उसे बहुत ही नरम मखमली बिछौने पर बिठाया। उसके बाद उसे पीने के लिए अमृत तुल्य मेवे केसर युक्त शरबत पिलाया। इसके बाद राजा ने उससे पूछा कि बेटी, क्या कभी तुम आज से पहले इतने नरम बिछौने पर बैठी हो
और इससे अधिक नरम स्थान आज तक तुमने कहीं देखा? इस पर वह कन्या तुरंत ही बोल पड़ी, नहीं महाराज, इससे नरम तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आज तक कभी भी इतने नरम स्थान पर नहीं बैठी हूँ। इसके बाद राजा ने उससे दूसरा प्रश्न किया, क्या तुमने कभी इससे अधिक स्वादिष्ट और ऊर्जावान कुछ और पेय पदार्थ पिया है? तो वह कन्या बोली, नहीं महाराज, इससे मीठा और अद्भुत पेय पदार्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम इस परीक्षा में असफल हो, तुम जा सकती हो। और फिर राजकुमार ने उसे उसके पिता के घर पहुंचा दिया। इसके बाद सेठ ने राजकुमार से कहा कि राजकुमार, आप मेरी मझली पुत्री से विवाह कर लें, वो भी बहुत योग्य है। राजकुमार मझली पुत्री को लेकर महल आ गया। उसका भी महल में उसी प्रकार आदर सत्कार हुआ और उसे भी उसकी बड़ी बहन के समान ही नरम बिछौने पर बैठाया गया और पीने के लिए उसी प्रकार मीठा शरबत दिया गया। फिर राजा ने उससे वही 2 प्रश्न किए, तो उसने अपनी बड़ी बहन के समान ही उत्तर दिया, नहीं। यह सुनकर राजा एवं राजकुमार बड़े निराश हुए। उन्होंने उस कन्या से कहा, तुम इस परीक्षा में विफल हो, तुम जा सकती हो। राजकुमार मझली कन्या को सकुशल उसके पिता के घर छोड़ आया। सेठ को बड़ी निराशा हुई। तब राजकुमार ने कहा, मैं आपकी सबसे छोटी पुत्री को भी यह अवसर देना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ ने न चाहते हुए भी अपनी छोटी पुत्री को राजकुमार के साथ जाने की अनुमति दे दी। छोटी पुत्री ने अपने माता पिता को प्रणाम कर महल के लिए प्रस्थान किया। महल पहुंचकर उसका भी अपनी बहनों के समान ही महल में बहुत आदर सत्कार हुआ। अब उसे भी उसी प्रकार नरम बिछौने पर बैठाया गया और पीने के लिए वही अमृत समान स्फूर्तिदायक शरबत दिया गया। इसके बाद राजा ने उससे भी वही प्रथम प्रश्न किया कि क्या आज से पहले तुम कभी इतने नरम बिछौने पर बैठी हो? उसने उत्तर दिया, महाराज, हाँ, बैठी हूँ और कई बार बैठी हूँ और इससे भी अधिक नरम बिछौने पर बैठी हूँ। इस पर राजा ने उससे पूछा, बेटी बताओ, ऐसा बिछौना तुम्हें कहाँ मिला? इस पर उस कन्या ने विनम्रता के साथ राजा को जवाब दिया कि महाराज, मेरे माता पिता की गोद, जिस पर सोकर और खेलकर मैं बड़ी हुई हूँ। माता पिता की गोद से बढ़कर मेरे लिए कोई बिछौना नहीं हो सकता। इसके बाद राजा ने उससे दूसरा प्रश्न किया, पुत्री, यह बताओ कि क्या तुमने इससे मीठा और स्फूर्तिदायक कोई पेय पदार्थ पिया है? इस पर वह बोली, महाराज, पिया है, जो आज भी मेरे शरीर में खून बनकर दौड़ रहा है। वह है मेरी माता का दूध, जिसे पीकर ही यह शरीर पोषित हुआ है। अतः माँ के दूध के समान कोई भी पेय पदार्थ नहीं हो सकता। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सेठ की सबसे छोटी कन्या को अपनी पुत्रवधू बनाने का निश्चय किया और निश्चित समय देखकर राजकुमार का विवाह सेठ की छोटी कन्या से हो गया। अब वह कन्या राज्य की रानी बन चुकी थी। एक दिन कन्या ने पिता को महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। सेठ राजमहल में आया तो उसकी पुत्री ने पिता की खूब आवभगत की। उसके बाद सेठ को 56 भोग परोसे गए। सेठ के लिए सारा भोजन उसकी पुत्री ने स्वयं बनाया था। इसके बाद सभी लोग भोजन करने लगे। सेठ ने भी भोजन करना प्रारंभ किया। वह हर व्यंजन को चखता और उसके चेहरे का भाव बदलता जाता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से उसने सारे व्यंजन चख लिए। उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाया और चिल्लाकर बोला, यदि ऐसा ही भोजन कराना था तो मुझे भोज पर क्यों आमंत्रित किया? इस पर राजा और राजकुमार ने कहा, आपके लिए भोजन तो आपकी पुत्री ने ही बनाया था। यह सुनकर सेठ ने अपनी पुत्री से पूछा, ये कैसा भोजन है? इस पर वह बोली, पिताजी, इतना शुद्ध घी और मेवों से निर्मित भोजन है, क्या कमी है इसमें? सेठ बोला, होगा मेवों से और शुद्ध घी से निर्मित, परंतु यह बेस्वाद है, इसमें नमक नहीं है, एक चुटकी नमक नहीं डाल सकती थी। इस पर वह बोली, पिताजी, देखा आपने एक चुटकी नमक का महत्व? अगर 56 भोग भी परोसे जाएं तो बिना नमक के भी किसी काम के नहीं। इस प्रकार पिता का स्थान भी परिवार में और अपनी संतान के जीवन में एक चुटकी नमक के समान ही होता है। यह सुनकर वह सेठ समझ गया कि वह क्या भूल कर बैठा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसने कहा, पुत्री, मैं अज्ञानतावश तेरे प्रेम को नहीं समझ पाया। तू ही तो थी जो मुझसे सच्चा प्रेम करती थी। इस प्रकार सेठ ने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। कहानी सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, 2 प्रश्नों के उत्तर तो मुझे मिल गए, परंतु अभी मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर बाकी है। कौन सी आदतें इंसान को निर्धन व धनी बनाती है? महादेव ने कहा, पार्वती, जो इंसान दिखावा करता है, झूठी चाटुकारिता करता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता, असत्य बोलता है, वह कभी भी धनी नहीं बन सकता।
सेठ की छोटी कन्या इन सभी दुर्गुणों से मुक्त थी, अतः वह राज्य की रानी बनी। उसकी दोनों बहनें इन दुर्गुणों से लिप्त थीं, तो वे नहीं बनी। इस प्रकार माता पार्वती ने अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको इस कथा को सुनकर ज़रा सा भी आनंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।